स्वागत है। आज हम प्रकाश में जो चल रहा था, प्रकाश आपका टॉपिक चैप्टर, उसमें हम 2 प्रॉब्लम करेंगे और फिर उसके आगे अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी गई है। क्या है क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है 100 सेंटीमीटर पर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन का हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा V, यानी कि दर्पण के सामने कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए V का मान क्या लिखा जाएगा, माइनस। तो कितना है, -100 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास V का मान आ गया। अब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, F का मान दे रखा है 98 सेंटीमीटर और चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो इसमें भी माइनस चिन्ह आएगा, आपका ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए V और F आपका ऋणात्मक क्यों, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस सूत्र का यूज करेंगे, यहाँ से F और V का मान रख देंगे और U का मान हमें निकालना। तो हमें पूछा क्या गया है, U का मान हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो आएगा 1/F का मान कितना है, -98 इक्वल्स टू 1/V का मान कितना है, -100 प्लस 1/U। ये आ गया। हमें इसका मान निकालना, तो इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस है तो इधर लेकर करेंगे तो -1/U -1/98 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/100 माइनस, ये आ जाएगा। आगे इसको मैं इधर लेके जाऊं क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, तो ये माइनस से इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आएगा आपका -1/U इक्वल्स टू -1/100 और ये इधर जाएगा, पक्षांतर होने के बाद माइनस का प्लस हो जाएगा तो +1/98। अब इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे तो -1/U बराबर आएगा, एलसीएम आ जाएगा 100 गुणा 98, ये लिख दें। यानी कि दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 98 बच गया। प्लस चिन्ह है, यहाँ 98 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 100 बच गया, तो 100 आ जाएगा। 100 प्लस का 98 माइनस का तो कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया। तो -1/U इक्वल्स टू आ गया 2/100 गुणा 98। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, कितने पे, 49 से। यानी कि 98 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 को हम मल्टीपल कर दें 100 से, किससे, 100 से, तो कितना आएगा रिजल्ट, तो ये आएगा -1/U इक्वल्स टू, ऊपर 1 बच गया, नीचे आ गया 100 गुणा 49, इसको मल्टीपल करेंगे तो -1/U बराबर 1/4900। तो U ऊपर ले जाए इन दोनों को, इधर इसको भी और इसको भी, तो U इक्वल्स टू आ गया 4900 सेंटीमीटर। तो U कितना आ गया, इस माइनस को इधर मल्टीपल कर दो, -4900 सेंटीमीटर, ये इसका रिजल्ट हो गया। यानी कि जो बिंब है उसकी दूरी क्या होगी, दर्पण से इतनी दूरी पर बिंब रखा हुआ होगा जब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने इतनी दूरी पर बनता है और उसकी फोकस दूरी ये है, तो उसका जो बिंब होगा वो दर्पण से इतनी दूरी पर दर्पण के सामने रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कह रहा है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या R कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये माइनस में होगी क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण के लिए, तो ये माइनस। तो F बराबर कितना हो जाएगा, R/2, तो ये हो जाएगा R का मान -10/2 -5 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी हमारे पास आ गई, हमें
इस फॉर्मूले से निकाल ली। वस्तु को 10 गुना बड़ा देखने के लिए वस्तु की स्थिति ज्ञात करो, यानी कि m का मान दे रखा है, वस्तु बड़ी है तो m आवर्धन किया हुआ है, तो m का मान दे रखा 10, कितना 10। लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल, और अवतल दर्पण के लिए m का मान माइनस में होता है, तो m बराबर -10। अब हमारे पास सूत्र होता है m बराबर v/u, और यदि अवतल दर्पण है तो -n आपका, तो m का मान ये रख दे, ठीक है। वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी, यानी कि u का मान, इसमें किसका मान पूछ रहा है हमें, u का मान पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वस्तु की स्थिति है यानी कि u का मान हमें पूछ रहा है। हमें क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, उस वक्रता त्रिज्या का उपयोग करते हुए हमने फोकस दूरी f ज्ञात कर ली। m दिया हुआ है, कितना गुना बड़ा बता रहा है वो, 10 गुना बड़ा हमें देखना है, तो m बराबर -10 होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के लिए बताया कि m का मान ऋणात्मक होता है। m का सूत्र होता है m बराबर -v/u, तो ये m का मान यहाँ रख दूँ तो ये आएगा -10 बराबर -v/u। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, इस u को इधर गुणा कर दूँ तो 10u बराबर v, यानी कि v का मान हमारे पास आ गया कितना, v बराबर आ गया 10u, ठीक है। क्योंकि हमें u का मान निकालना है इसलिए v को u के पदों में हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हमारे पास कितना है, -5, ये रख दिया। v का मान हमने निकाल लिया कितना है, 10u, तो 1/10u प्लस 1/u। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा -1/5 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 10u आ गया। तो ये 10u आ गया, तो यहाँ तो क्या बच गया 1, ये 10u कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ u से u कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 10 + 1 कितना हो गया, 11 के बराबर, तो 11, तो ये आ जाएगा -1/5, -1/5, 1 + 10 11 बराबर 11 बटे कितना है 10u। इनको वज्र गुणा कर ले तो आ जाएगा 10u/5 -11, यानी कि 10u को इधर गुणा कर दिया। अब इस 5 को इधर गुणा कर दूं तो -10u कितना हो जाएगा 55, 11 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 55। u हमें पूछा तो u बराबर 55/10, तो u बराबर कितना आ गया, u बराबर हमारे पास, इस माइनस को इधर गुणा कर दूं तो -55/10, तो u बराबर आ गया माइनस का आएगा -5.5 सेंटीमीटर। ये हमें जो पूछा गया था, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वस्तु को 10 गुना बड़ा हमें देखना है, तो जो वस्तु की स्थिति है दर्पण से वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो ये आज की 2 प्रॉब्लम थी। अब हम आगे और प्रॉब्लम आएंगी, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तब तक इन प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है या हम कहें ये जो टॉपिक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे डरते हुए करते नहीं हैं। तो डरना नहीं है, 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमारा आज जो नया अगला टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हम उसी का यहाँ स्टडी करेंगे, उसी के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े, उसमें जो प्रकाश का नियम लगता है वो है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा नियम लगता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो लेंस होते हैं, क्या होते हैं लेंस, उसमें प्रकाश का अपवर्तन का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, अपवर्तन का नियम लगता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए मैं पहले थोड़ा सा परावर्तन के बारे में बता देता हूँ आपको कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें माध्यम चेंज नहीं होता। जो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वहाँ पर प्रकाश की आवर्ती, तरंग दैर्घ्य, चाल
नहीं बदलती है। लेकिन प्रकाश के जो अपवर्तन की हम बात करते हैं जब, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब वो जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ हमने मान लिया, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। जो हमने परावर्तन में पढ़ा था वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेज है, वो चेंजेज हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो ये अभिलंब हो गया, इसको मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, अभिलंब है, जो हमने परावर्तन में भी पढ़ा था। और इसको नॉर्मल एंड से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्सों को दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि ऊपर का माध्यम है, उसको मान लिया माध्यम 1, क्या मान लिया, माध्यम 1। और चलो इस माध्यम को हमने कह दिया विरल माध्यम, क्या कह दिया, विरल माध्यम हमने मान लिया। ये जरूरी नहीं कि विरल ही हो, सघन भी हो सकता है, पहले हम विरल की बात कर लें। अब हमने कहा कि ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या करेगा, इसको और इसको अलग अलग करेगा। तो यहाँ पर माध्यम 1 है तो यहाँ माध्यम दूसरा होगा, यहाँ माध्यम क्या होगा, दूसरा। तो इसको लिख दिया माध्यम 2, क्या लिख दिया, माध्यम 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ विरल है तो इस माध्यम 2 को मैं लिख दूं कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, क्या लिख दिया, सघन माध्यम। अच्छा, दोनों ही जो माध्यम है वो पारदर्शी माध्यम है। कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। ये भी याद रखना, कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। ये जो पृष्ठ लिया गया है, ये ऊपर वाले माध्यम और नीचे वाले माध्यम को अलग अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ भी हम इसको कह सकते हैं। अब कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो गई, क्या हो गई, आपतित हो गई। ये प्रकाश की किरण हमने मान ली कि इस पृष्ठ के ऊपर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो आपतित होगी तो कोई ना कोई कोण बनेगा, और कोण किसके साथ बनेगा, अभिलंब के साथ। जो हमने परावर्तन में भी बताया था कि जो कोण बनेगा वो हमेशा किसके साथ में लेना है, अभिलंब के साथ में। तो ये आपतित किरण हमने मान ली, और ये आपतित किरण किसी कोण I पर आ रही है। तो I को यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, I क्या है, आपतन कोण। जो उसमें लिया था वही यहाँ पर भी क्या है, आपतन कोण होगा। ठीक है, अब ये हम आगे इसको बढ़ा दें। ठीक है, तो ये अभिलंबी है आपका, नीचे की ओर आगे और हमने इसको बढ़ा दिया। अब देखिए, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे किसी हाईवे के ऊपर हम, खाली रोड है, उसके ऊपर चल रहे हैं, किसी गाड़ी के द्वारा हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हम रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड धीरे हो जाती है या कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो हाईवे के ऊपर क्या हो गया, आपका हाईवे हो गया एक तरह से विरल माध्यम। वहाँ पर आपके सामने कोई नहीं है तो स्पीड हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में आते हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है, तो वहाँ पर माध्यम सघन हो जाता है, गहन माध्यम हो जाता है, तो वहाँ पर स्पीड हम ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो एक्चुअल में तो उसका ये पाथ होना चाहिए था, यानी कि ऐसे सीधी निकलनी चाहिए थी। क्या निकलनी चाहिए थी, यदि सेम माध्यम होता आपका ये वाला और ये वाला तो इस प्रकार से चली जाती। लेकिन वो प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाएगी, वो क्या होगी, वो यहाँ से अपने पथ से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी पारदर्शी माध्यम में, तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। यानी कि एक्चुअल तो ये थी, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो अपने पथ से मुड़ करके इधर आ गई। इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ये किरण कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। क्या हो गई, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गई। और ये किरण कौन सी है, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण हो गई। ये आपतित किरण हो गई, और ये जो किरण है वो क्या हो गई, अपवर्तित किरण। जो आपतित किरण है, यदि माध्यम दोनों का सेम होता, पारदर्शी माध्यम, तो वो ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन वो कुछ इधर आ गई। यानी कि ये भी क्या है, ये भी अभिलंब है, ये भी क्या है, अभिलंब है,
क्योंकि अभिलंब ही तो लिया हमने, ये भी लंबवत और ये भी लंबवत। इस कोण को हम, इसको तो आपतन कोण कहा हमने, इसको क्या कहा, आपतन। आर को क्या कहेंगे, कोण जो आर है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये तो ड्रॉ कर लिया। अब जो आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन वो होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई, किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से, यानी कि पथ तो ये था लेकिन अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, ऐसे न जाकर के वो ऐसे हो गई। ठीक है, यानी कि यहां से हम देखें कि ये अभिलंब है, तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि ये कंडीशन थी और वो ऐसे इधर आ गई आपकी, ये अपवर्तित किरण, जाना ऐसे था लेकिन ऐसे आ गई। ठीक है, तो वो किधर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। कब झुकेगी, जब आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आए, सघन माध्यम में आती है। तो यहां लिख देता हूं मैं नोट करके, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, उसका कारण क्या है तो अपवर्तन, उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन कारण क्या है अपवर्तन का हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर जस्ट उल्टा हो जाए, ये तो विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। अब यदि उल्टा हो जाए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी कि इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस स्थिति में यदि हम बात करें कि आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण है, तो एंगल आई का मान किससे ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण के मान से ज्यादा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि आपको ऐसा दिया गया है, मान लो कि दिया गया हो यदि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, यानी कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है, तो बताइए प्रकाश की जो किरण है वो कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में। और यदि आपको कंडीशन इस प्रकार से दे दी जाए कि आपका जो कंडीशन है एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I, यानी कि अपवर्तन कोण, कौन सा, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा हो, तो उस अवस्था में पूछ लिया जाए कि बताइए प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है। तो यहां पर ये I का मान छोटा है R से, यानी कि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है और आपतन कोण का मान कम। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपतित किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि ये किरण आ रही है विरल माध्यम से और ये सघन माध्यम आ गया यहाँ पर, तो ये इधर झुक गई, किधर झुक गई, आपकी अभिलंब की ओर झुक गई। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाए, यदि प्रकाश की किरण मान लो सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम से इसमें जाएगी, तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण ये है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है, जो मुख्य कारण है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में क्या होगी, जैसे विरल माध्यम में अलग है, सघन माध्यम में अलग आपको देखने को मिलती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखिए अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम क्या है, नियम की हम बात करें, किसकी बात करें, नियम की। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बिंदु मात्र, यहां पर बिंदु मात्र है जैसे आपका परावर्तन में था। तो याद रखना पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल ने क्या बताया? स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, किसकी? आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, और ज्या का मतलब होगा साइन से, और साइन हो गया। और आपतन कोण कौन सा? आई। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण कौन सा है? आर, तो ज्या के लिए साइन आर। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, इन दोनों का अनुपात यानी कि किस किस का? साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो हमेशा नियतांक होता है या नियत होता है। यानी कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक। क्या होगा? नियतांक, या इसको स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरांक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, नियतांक कह सकते हैं या स्थिरांक। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिरांक या नियतांक होता है। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? बात ये आती है कि जो स्थिरांक या नियतांक है इसको क्या कहते हैं? तो इसको ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। क्या लिख देते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। जहां पर n/1 क्या है? पहले माध्यम, तो पहला माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम, और दूसरा माध्यम कौन सा? 2 था। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कैसे? ये 1 लिखा हुआ तो इसके सापेक्ष होगा, ये दूसरा 2 लिखा हुआ है तो ये इसका होगा। यानी कि पहला माध्यम 1 था, उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1। यदि मैं n12 लिख दूं, इसकी जगह n12 लिखें तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ा जाएगा। ये भी ध्यान रखना। अब आगे देखिए कि यहां पर इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है n2/n1। तो ये अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके नियम हैं कौन कौन से? एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बिंदु मात्र होते हैं। दूसरा क्या है? स्नेल का नियम, जिसके अनुसार आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा नियतांक स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन था। अब प्रकाश का अपवर्तन जो है उसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो याद रखना कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि बदल जाती हैं, जबकि जो प्रकाश की तीव्रता है, आवृत्ति है, वो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? प्रकाश की जो आवृत्ति है, क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। किसमें? प्रकाश का अपवर्तन जब होता है उसमें बदलता क्या है? एक तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और एक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि तीव्र जो उसकी आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो ये विशेष ध्यान रखना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन और 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित और जो घटनाएं होती हैं कि प्रकाश से संबंधित, जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।